एपिसोड 18। आज इतने दिन हो गए थे लेकिन इसमें ज़रा भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दोबारा घर जाता, लेकिन ज़ारून के समझाने पर आज फिर वो घर आया था। स्मिया बेगम ने दरवाज़ा खोला तो सामने वो नज़रें झुकाए खड़ा था। अस्सलाम वालेकुम। धीरे से सर उठाते सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। यहाँ क्यों आए हो मल्हार? अम्मी प्लीज़ ऐसा तो मत कहें। क्या मैं नहीं आ सकता अपनी माँ के घर? माँ? स्मिया बेगम ने ये लफ्ज़ दोहराया तो वो शर्मिंदा हो गया। अंदर आओ। वो सामने से हटी तो वो शुक्र अदा करता अंदर आया। सामने ही मदर आरा सोफ़े पर बैठी कोई किताब पढ़ रही थी। आज इतने सालों बाद वो बहन को देख रहा था। वो दरवाज़े पर ही रुक गया था। हिम्मत नहीं हो रही थी अंदर जाने की और बहन का सामना करने की, लेकिन जाना तो था। आज अगर वो हिम्मत ना करता तो कभी ना कर पाता। मदर आरा। हिम्मत करते इसे पुकारा तो मदर आरा जो किताब पढ़ रही थी एकदम से हाथ और आंखें एक ही जगह थम गई। यह आवाज़ तो फ़ौरन से गर्दन मोड़ते पीछे देखा तो सामने ही उसका भाई आंखों में आंसू लिए इसे देख रहा था। भाई? वो बेयकीनी से इसे देख रही थी, जबकि स्मिया बेगम भी रोते दोनों बहन भाई को देख रही थी। अम्मी ये भाई ही है ना? वो बेयकीनी से माँ को देखते बोली तो माँ ने हाँ में सर हिलाया। मल्हार धीरे धीरे चलता इसके सामने आया। मदर आरा, आप यहाँ क्यों आए हैं? वो इसकी बात काटते बोली, आप दोनों से मिलने आया हूँ। देखो गुड़िया, मैं प्लीज़ आप यहाँ से चले जाएं। वो फिर से किसी बात काटते बोली, मेरी बात तो सुन लो प्लीज़ एक बार। मैं जानता हूँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत बुरा क्या, लेकिन मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? आपको क्या ज़रूरत आन पड़ी हमारे सामने सफाइयाँ पेश करने की? वो गुस्से से सोफ़े से उठते बोली, लेकिन एकदम उठते वो लड़खड़ाई जब मल्हार ने फ़ौरन आगे बढ़ते से बाहों में समेट लिया और मदर आरा ने नम आंखों से अपने भाई को देखा। कर लेना गुस्सा, यही हूँ मैं, ध्यान रखा करो, अभी गिर जाती तो। वो थोड़ा गुस्से से बोला, संभाल भी लेती खुद को, आज तो खुद को खुद ही संभालती आई हूँ, अब भी संभाल लूँगी, आपको फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो तल्खी से बोली, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ, मुझे मिसगाइड किया गया था यार। पुप्पो ने जो नफ़रत और बदगुमानी का बीज मेरे अंदर बोया, मैं उसकी पकड़ से बच नहीं पाया। मैंने तुम्हारे साथ, अम्मी के साथ बहुत बुरा किया। जब तुम लोगों को मेरी ज़रूरत थी मैं छोड़ कर चला गया। मुझे पुप्पो ने मरने से पहले सब बताया था। उन्होंने हमारे बीच पर खंजर घोंपा था। दौलत की लालच में उन्होंने अपने सुखों को सांस लेने के काबिल भी नहीं छोड़ा। तुम हक पर हो, मुझसे नाराज़ होना बनता है तुम्हारा, लेकिन क्या मुझे एक मौका नहीं मिल सकता? वो इल्तिजा किए बोला तो वो रो दी। जब आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब आप हमें छोड़ गए। लोगों की बातें हमने सुनी, सब यही कहते थे कि सौतेली माँ इसे प्यार नहीं करती थी। सौतेली माँ और बहन ने बच्चे से इसका बाप छीन लिया। हमने आपका हक खाया। ये बातें दिन रात सुनने को मिली थी, लेकिन कोई नहीं था जो सबका मुंह बंद करवाता। हॉस्पिटल में बाबा के साथ मैं भी मर गई थी जब ये पता चला कि मेरा भाई हमें छोड़ कर चला गया। अब क्यों आए हैं वापस आप? चले जाएं प्लीज़, हम अकेले रह सकते हैं, किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है अब हमें। वो आंखें साफ़ करते बोली तो मल्हार उठकर इसके सामने सोफ़े से उतरकर नीचे जा बैठा और नीचे बैठते इसका हाथ अपने हाथों में लेते इन पर बोसा दिया, जबकि स्मिया बेगम चाहती थी कि अब मल्हार उनके साथ उनके पास रहे। क्या कर रहे हैं आप? उठे नीचे से भाई। वो लाख नाराज़ सही, लेकिन भाई को यूँ अपने कदमों में बैठा देखकर इससे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। मैं अपनी गुड़िया से माफ़ी मांग रहा हूँ। मुझे पता है मदर आरा, मुझे हमेशा से बहुत शौक़ था कि मेरी एक छोटी सी बहन हो, और मैं अम्मी से कहता भी था
लेकिन ये ख्वाहिश पूरी ना हो सकी। मेरी और अम्मी इस दुनिया से चली गई। इसके बाद बाबा ने दूसरी शादी की इस मियाँ अम्मी से। जब तुम पैदा होने वाली थी ना, तो मैं अल्लाह से रोज़ दुआ मांगता था कि इस बार मुझे बहन मिल जाए, और देखो अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। इस दिन मैं बहुत खुश हुआ था। किसी को बताया नहीं, लेकिन जितनी खुशी मुझे थी इतनी बाबा को और अम्मी को भी नहीं थी। मैंने अपने सारे फ्रेंड्स को ट्रीट दी थी इस रात। जब मैं घर आया तो फूफो आई हुई थी। शायद बाबा उन्हें छोड़ गए थे क्योंकि मैं घर पर अकेला था। फूफो से मेरी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने मेरे कान भरना शुरू कर दिए। उनकी पैदा की गई नफ़रत में सब कुछ बिखरता चला गया, और आज जब हकीकत सामने आई तो ख़ुद का सामना भी नहीं कर सकता। अगर तुम मेरी जगह होती तो क्या करती? मदर-आरा ने मल्हार की बातें सुनते माँ को देखा। मतलब इन सब की जिम्मेदार फूफो थी? मल्हार बिल्कुल ठीक कह रहा है मदर-आरा। तुम्हारी फूफो ने किया जो भी किया, उस वक्त जो इमेज उन्होंने हमारी बनाई, मल्हार के सामने जो भी होता तो इसका यही रद्द-ए-अमल होता जो मल्हार का था। एक मौका तो खुदा भी देता है, क्या तुम अपने भाई को माफ़ नहीं कर सकती? मियाँ ने मल्हार को देखते बेटी से पूछा तो मल्हार ने तशक्कुर भरी नज़रों से माँ को देखा। लेकिन अगर ये फिर हमें छोड़कर चले गए तो मुझे जान से मार देना तुम। मल्हार मदर-आरा की बात सुनकर फ़ौरन बोला, अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हो मल्हार? माँ ने टोका तो मल्हार ने उठते ही इन्हें अपने सीने से लगाया। मम्मी आप बहुत अच्छी हैं, मैं ही बदनसीब था जो आप जैसी माँ को छोड़ गया। वो इनका माथा चूमता बोला, मैं अच्छी नहीं हूँ क्या? मदर-आरा की आवाज़ सुनकर उसने मुस्कुराते हुए अपनी बाहें खोली तो वो रोते हुए इनमें जा बसी। मैंने बहुत मिस किया आपको भाई। मैंने भी अपनी गुड़िया को बहुत मिस किया। थैंक्स मुझे माफ़ करने के लिए। वो उसे सीने में भींचते खुद में रो रहा था, जबकि मियाँ बेगम ने दोनों की नज़र उतारते अपनी आंखें साफ़ की। अल्लाह ने आज उनकी सुन ली थी। अगली सुबह साद और अक्सा हवेली आए थे अली और इबादत की शादी की बात करने। ये तो बहुत अच्छी बात है साद, बेटियां जितनी जल्दी अपने घर की हो जाएं इतना ही अच्छा होता है। लेकिन अभी इबादत पढ़ रही है, 2 साल बाकी हैं उसकी अभी। रफ़ीक साहब ने कहा तो साद ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो शादी के बाद भी पढ़ सकती है। अगर ऐसी बात है तो नेक काम में देरी कैसी? अगले महीने की कोई तारीख रख लेते हैं, इतने में तैयारियां भी मुकम्मल हो जाएंगी। क्यों मुसद्दिक, तुम क्या कहते हो? बाबा जैसे आप लोगों को मुनासिब लगे। चलो फिर एज़ल सबका मुँह मीठा करवाओ बच्चे। रफ़ीक साहब ने कहा तो वो जी कहती मिठाई लेने चली गई। दूसरी तरफ लड़कियां इबादत के कमरे में डेरा डाले बैठी थी। आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली यार, मतलब आपने और अली भाई ने सब प्लानिंग पहले से की हुई थी। अब बस बड़े तो फॉर्मेलिटी निभाने आए हैं। मिनाल की बात सुनकर सब मुस्करा दी। ऐसी कोई बात नहीं है चंदा, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। अली को भी रात को बताया फूफो ने। लेकिन आपकी स्टडी का क्या हुआ आपी? ज़ैनब ने कहा तो मुस्कुरा दी। ये लड़की किताबी कीड़ा थी, शादी के बाद पढ़ूंगी। हैं आपी, लेकिन लड़कियों को शादी के बाद नहीं पढ़ना पड़ता, तो आप कैसे पढ़ोगी? क्यों नहीं पढ़ सकती शादी के बाद लड़कियां? मिकाल मुझे कहते हैं कि जितना पढ़ना है पढ़ लो, शादी के बाद तुम्हें मेरे अलावा तुम्हें किसी और को पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगा, और तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम भूल जाओगी कि पढ़ते कैसे हैं। आप ही ये कैसा प्यार होता है जो बंदा पढ़ना भी भूल जाता है? तो मासूमियत से बोली तो सबने अपनी मुस्कुराहट दबाई। या अल्लाह ज़ैनब, तुम क्यों इतनी मासूम यार? क्या होगा मिकाल का? इबादत अफसोस करते बोली। क्या हुआ आपी, मैंने कुछ गलत कहा क्या? वो सबको फ़िक्रमंदी से देखते बोली। ज़ैनब जानू, ऐसी बातें सबसे नहीं करते, ये बातें सिर्फ मियाँ बीवी के दरमियान होती हैं। इबादत इससे अपने साथ लगाते बोली, जबकि मासूमा की आंखों में वाज़ेह शरारत नाचती नज़र आ रही थी। अब आपको कौन बचाएगा मुझसे भाई?
अब देखिएगा कैसे रिकॉर्ड लगाती हूँ मैं आपका। वो दिल ही दिल में सोचती ज़ैनब की तरफ मतवज्जा हुई। इसे अपने भाई भाभी बहुत पसंद थी, मासूम सी नाजुक दिल की। लेकिन भाई से पंगा लेने का भी अपना ही मज़ा था। बेचारा मिकाल जानता नहीं था कि अब इसके साथ क्या होने वाला है। वो आदमी हमारे कब्ज़े में है बाबा, लेकिन मानना पड़ेगा बहुत वफादार है अपने मालिक से। मुंह नहीं खोल रहा, लेकिन आप टेंशन ना लें, सब उगल देगा। मिकाल के बताने पर एमके ने शामिर को देखा जो मिकाल को घूर रहा था। नोट तो मिकाल ने भी किया था, लेकिन जानबूझकर इसे नज़रअंदाज किया। जबकि एमके ने मुस्कुराहट दबाते शामिर को देखा। शामिर, क्या हुआ है, कोई परेशानी है? अंकल, एक परेशानी हो तो बताऊं। प्लीज़ आप अपने बेटे को समझा लें, वो बहुत मासूम है। यार, क्यों इससे इन सब में मुलविस कर रहा है ये? खुदा का नाम लो, मासूम तो वो कहीं से भी नहीं है। आज इसकी वजह से हम इस आदमी तक पहुंच पाए हैं। देखने में छोटी है, काम से बड़े बड़े सकते हैं। मिकाल फ़ाइल उठाते इसके तासुरात एंजॉय करते हुए वहाँ से चला गया तो एमके ने शामिर के कंधे पर हाथ रखते इसका रुख अपनी तरफ किया। वो मेरी बेटी है शामिर, मुझे अपने सभी बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे हैं। वो किसी को आँच तक नहीं आने देंगे। डोंट वरी, मैं हूँ ना। वो इसे तसल्ली देते बोले तो वो मुस्करा दिया। इसमें कोई शक नहीं है अंकल, बस एक खौफ सा रहता है कहीं से कुछ ना हो जाए। इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा, तुम परेशान ना हुआ करो। अब ये फ़ाइल लो और ज़ाहिर को दे देना, मुझे अभी मीटिंग के लिए निकलना है। वो इससे एक फ़ाइल थमाते हुए बोला, जी अंकल, मैं दे दूँगा। वो फ़ाइल लेते वहाँ से निकल गया। अरमान की छुट्टियाँ ख़त्म होने को थीं, इसे जल्दी जाना था, तभी वो अली और इबादत की शादी तक वापस आ पाया था। वो जाने से पहले शजी से मिलने आया था, जो रो रो कर अपना हाल बिगाड़ चुकी थी। ऐसा कोई पहली बार तो नहीं हो रहा था, हर बार ऐसा ही होता था। जब भी उसे वापस जाना होता तो वो यूं ही रोती थी। शजी यार, रोना तो बंद करें, ऐसे कैसे चलेगा? मैं जब भी वापस जाता हूँ आप ऐसे ही करती हैं, और फिर वहाँ जाकर भी मेरा दिलो दिमाग इधर आप में ही अटका रहता है। वो इसकी गोद में बैठी मुसलसल रोए जा रही थी और वो इसे सीने से लगाए समझा रहा था, लेकिन इस पर असर ही नहीं हो रहा था। मान, जी मान की जान, बस करे ना रोना प्लीज़। वो अपने लबों से इसके आंसू साफ़ करते बोला, आप क्यों इतनी जल्दी जा रहे हैं? अभी तक तो सब उलझा हुआ है, कुछ भी ठीक नहीं हुआ। मुझे आपकी ज़रूरत है और आप जा रहे हैं, मत जाए ना। शजी यार, मेरी छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, मुझे वापस तो जाना पड़ेगा ना, वरना जॉब से फारिग कर देना है मुझे उन लोगों ने। और रही इन मसलों की बात, तो वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और मेरी तरफ से फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ़ आपका हूँ और आप सिर्फ मेरी, इसलिए फ़जूल की सोचें निकाल दें दिमाग से। वो इसका सर चूमते ही इसे अपने सीने में भींच गया। और शजी के लिए बस इतना ही काफ़ी था कि वो सिर्फ इसका रहने वाला था। लेकिन क्या वाकई ऐसा था? क्या मोहब्बत इतनी आसानी और बिना किसी आजमाइश के मिल जाती है? आई लव यू मान, प्लीज़ मुझसे अलग मत हुइएगा, मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। वो इसके सीने में मुँह छुपा सिसकते बोली तो इसने बेबसी से इसके सर झटके देखा। रोने के बाइस सारा वजूद लरज़ रहा था। आई लव यू टू मान की ज़िंदगी, मुझे कोई आपसे अलग नहीं कर सकता, परेशान ना हो। और आपका प्यार मेरी सबसे बड़ी ताकत है शजी, मेरी हिम्मत बने, यूँ रोकर कमज़ोर ना हो। अब जल्दी से मुस्कुराएं ताकि मेरा दिन बन जाए। वो इसका चेहरा हाथों में भरे इसकी पेशानी चूमते हुए बोला तो वो मुस्कुरा दी। माय गुड गर्ल। वो इसकी मुस्कुराहट का हल्का सा बोसा देते इसे वापस सीने में लगा लिया।